गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन में इसकी मैकेनिज्म पढ़ ली थी और इसका अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ लिया था। अब हम इसका कैपेसिटेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे, दूसरा हेडिंग है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्या है कैपेसिटेशन ऑफ गैमेट्स? कैपेसिटेशन है क्या, पहले ये चीज़ समझते हैं। इसका जो मेन थीम बेटा ये है कि स्पर्म कैपेसिटेशन मीन्स द फिजियोलॉजिकल चेंज the sperm have ability to penetrate and fertilize to egg। बात समझ में आई? सबसे पहले तो इसका जो मुख्य काम वो क्या है कि एक फिजियोलॉजिकल चेंज आता है स्पर्म के अंदर, कैपेसिटेशन का मतलब। और दूसरा इसमें वो योग्य होना चाहिए जो एग है उसको पेनिट्रेट करने के लिए, फिर उससे फर्टिलाइज करने के लिए। दीज आर मेन थीम ऑफ कैपेसिटेशन। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इन सम एनिमल स्पीसीज द स्पर्म अंडरगो फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड कैपेसिटेशन। फिर से देखते हैं बेटा एक बार। इन सम एनिमल्स स्पीसीज द स्पर्म अंडरगोज फॉर ए प्रोसेस कॉल्ड कैपेसिटेशन। कुछ एनिमल्स की प्रजातियों में स्पर्म एक ऐसी प्रक्रिया, स्पर्म के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हम कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म एक ऐसी प्रक्रिया के लिए जाता है या ऐसी प्रक्रिया स्पर्म में होती है। इफ़ ए क्वालिफाइड स्पर्म, अब स्पर्म क्वालिफाइड का मतलब ये है कि पढ़ा हुआ है, योग्य तो है नहीं, बट यहाँ बात आती है योग्य की, मतलब वो जो इस कैपेबल हो। इट इज़ क्वालिफाइड स्पर्म इज कैपेबल टू फर्टिलाइज विद एग, जो कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए काबिल हो या योग्य हो। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। और ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी? ये जो इसकी कैपेबिलिटी है कैपेसिटेशन कहलाएगी स्पर्म की। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ कैपेसिटेशन रिलेट्स, ये जो इसकी फिनोमिनन है, परिभाषा है कैपेसिटेशन की, रिलेट्स करती है, ठीक है, टू द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। किसके साथ रिलेट करती है, किसके साथ जोड़ती है? कैपेसिटी ऑफ स्पर्म की कैपेसिटी, योग्यता क्या है। स्पर्म फर्टिलाइज भी जाए, जो एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी क्या है जो स्पर्म को, एग को फर्टिलाइज कर सके या एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी तरह की सेम स्पीसीज के एग से, बट नॉट ऑफ अदर स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि एक ही सेम स्पीसीज के एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं, तब तो वो उसकी स्पर्म की कैपेबिलिटी है। और यदि देखा जाए तो ये किसी भी और स्पीसीज के साथ कोरिलेट नहीं करते, ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बताया किसने, किया किसने, कैसे बताया इसको। फ्रैंक लिली वाज द फर्स्ट टू शो दैट, जिन्होंने ये प्रदर्शित किया, बताया, एक केमिकल सब्सटेंस डिस्चार्ज, एक रासायनिक पदार्थ जो निकलता है वाई सी अर्चिन के द्वारा, सी अर्चिन एक्ट के द्वारा। दिस सब्सटेंस डिफ्यूज इनटू सी वाटर, और ये जो सब्सटेंस है समुद्री पानी में छोड़ दिया जाता है या घुल जाता है। एंड कोज स्पर्म सेल टू बिकम मोर एक्टिव, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जो स्पर्म कोशिका है, शुक्राणु कोशिका है, वो एक्टिव हो जाती है। एंड अटैच टू द सेल, और सेल के साथ में अटैच हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कीमियोटोसिस, और ये क्या कहलाती है? कीमियोटोसिस कहलाती है। ये इसी तरह से बेटा, आप कभी चुंबक के दो पोल देखते हो, जो आपकी मैग्नेट्स होती हैं, जो चुंबक होती हैं, उनके दो पोल देखते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपको हमेशा पता है कि नॉर्थ पोल के यदि पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगी, एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में आएंगी। यदि अपोजिट पोल सामने लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
डेट इज क्लियर। तो ये भी यहाँ पर केमिकल्स का भी ऐसा ही एक रोल है इनमें, कि ये एक पर्टिकुलर केमिकल्स को पहचानते हैं, एक एंजाइम्स के कुछ केमिकल्स, कुछ पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स है जो एक दूसरे को पहचानते हैं और वो एक दूसरे के साथ ही अटैच हो सकते हैं। जैसे ही दूसरा आता है तो वो रिपेल कर देते हैं। ठीक, चलिए सी अर्चिन का एग्जाम्पल आपने देख ही लिया कि वो एक्टिव करने के लिए उसमें एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस को उसमें प्रोड्यूस कराती है और उसको जैसे ही वो उसके अंदर होता है तो जो स्पर्म होता है वो मोर एक्टिव हो जाता है और सेल के साथ अटैच हो जाता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं कि व्हाट इज द एग्लूटिनेशन। अब इसकी यहाँ से बेटा पहली प्रोसेस शुरू हुई, एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन में देखें बेटा आप क्या है। इन मोस्ट एनिमल्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट, बहुत से बहुत से पशुओं में ये देखा गया है, इन प्रेजेंस ऑफ मैच्योर एग, जब एक परिपक्व अंडाणु की उपस्थिति में, द स्पर्म अटैच टू द सरफेस ऑफ द एग, जो स्पर्म है एग की सरफेस से जुड़ जाता है, वाई इट्स लेटर ऑल साइड्स, और क्या होता है बाद में और अन्य स्पर्म भी इसकी उससे सरफेस से जुड़ जाते हैं। दिस रिएक्शन इज यूजली विजिबल, ये जो रिएक्शन है बहुत ही कम समय के लिए, यूजली विजिबल विद इन ए फ्यू सेकेंड, एक क्षण भर के लिए प्रोसेस होती है। ठीक है, दिस एडिशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। और ये एडिशन, ये जुड़ना स्पर्म का एग की वॉल के साथ या एग की सेल सरफेस के साथ क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन। तो ये प्रक्रिया मोस्ट हम इसे कह सकते हैं कि एग का वो स्पर्म का एग के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा आगे देखते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के बारे में इसमें बताएंगे कि ये क्या है। ये बेटा इसी तरह से है जैसे कि लॉक होते हैं, आपने सुना होगा लॉक और इंटरलॉक। ठीक, तो जैसे एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं, इंटरलॉक होने का सिस्टम इनमें होता है केमिकल बॉन्ड के थ्रू। ये केमिकल एक दूसरे को बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं कि फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन क्या रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं ये क्या है। द केस ऑफ एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म वाज स्टडीड बाय लिली। ये जो एग्लूटिनेशन की स्पर्म की जो बारे में पढ़ा था वो किसने पढ़ा था, लिली ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था बेटा, लिली ने पढ़ा था। सन 1919 में इसके बारे में अध्ययन किया था, किसने, लिली ने। ही ऑब्जर्व डैट, इन्होंने पाया डैट फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन अकर्स, कि ये फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन है निषेचन की प्रक्रिया अकर्स इन स्पर्म एंड एग, किसमें पाई जाती है, शुक्राणु और अंडाणु में। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इज ए जेल फॉर्म विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स। जो ये फर्टिलाइजेशन है, क्या लिख रखा है, हाँ, द फर्टिलाइजेशन इज ए जेल फॉर्म, ये किस फॉर्म में, एक जेल फॉर्म में रहता है। ठीक है, इज ए जेल फॉर्म विच इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड्स का। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं और पॉलीसेकेराइड्स भी होती हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं। एज ए प्रोटीन इट कंटेन ए नंबर ऑफ अमीनो एसिड, जैसे एक प्रोटीन ये क्या रखता है, बहुत सारे अमीनो एसिड रखता है जैसे कोई प्रोटीन, और ये बहुत सारे क्या है, एज ए पॉलीसेकेराइड इज इंक्लूड मोलिक्यूल्स ऑफ वन और मोनोसेकेराइड, और ये बहुत सारे पॉलीसेकेराइड की तरह से ही बहुत सारे मोनोसेकेराइड भी, एक से अधिक मोनोसेकेराइड रखता है। डिफर फ्रॉम वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज, और ये जो पॉलीसेकेराइड, वो जो ये मोनोसेकेराइड्स हैं, ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये हर स्पीसीज के लिए अलग हैं। मतलब एक स्पीसीज के लिए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड और मोनोसेकेराइड्स उसके लिए दे दिए गए हैं, वो दूसरी स्पीसीज में नहीं पाए जाएंगे। इसी वजह से समुद्र में देखा जाए तो लाखों लोअर कोडेट इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है,
और सबकी ब्रीडिंग होती है, और सबकी ब्रीडिंग होती है, ऐसा नहीं कि समुद्री घोड़ा आया तो वो मछली बन गया या सी अर्चिन बन गया। फर्टिलाइजेशन जिसकी एग की मर्जी जहाँ आ रहा है वो किसी दूसरे स्पर्म से जुड़ जा रहा है। नॉट लाइक ए ह्यूमन। ओके, ह्यूमन की भी स्पेसीज सेम होती है बट नॉट लाइक ए ह्यूमन। इस चीज़ को यहाँ समझो। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ये गॉड गिफ्टेड प्रोसीजर है। कि गॉड गिफ्ट क्या प्रोसीजर है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स और पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स या मोनोसैकेराइड्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही दिए गए हैं। दूसरे के लिए दूसरी चीज़ों का निर्माण किया गया, वो अलग होते हैं। तो देखो कितने एनिमल्स और कितने अमीनो टाइप ऑफ अमीनो एसिड होंगे। आर यू थिंक दैट? और कितनी प्रोसीजर की इतने सारे एग्स और एक एक लाखों करोड़ों में एग ये स्पर्म रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, और सब एक दूसरे से ही कभी अटैच नहीं होते। सब अपने ही अपने स्पीशीज के एग से जितने भी स्पर्म में अटैच होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, क्या है? ओके, डेट्स वाई, इसलिए ईच स्पेसीज आइडेंटिफाई इट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। इसलिए प्रत्येक स्पेसीज जो होती है उसका एक अपना स्पेशल टाइप का या इस विशेष प्रकार का फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, पहचानी जाती है वो अपने फर्टिलाइजेशन से। ठीक, आगे देखते हैं। द सरफेस देखो बेटा, द surface layer of cytoplasm of sperm, that is the main thing, sperm plasma membrane, that is the sperm plasma membrane contain another specific acid protein called antifertilizer। जबकि जो एग है वो फर्टिलाइजिंग टाइप की प्रोटीन अमीनो एसिड जो भी रखता है, बट जो स्पर्म है वो विशेष प्रकार की एंटी फर्टिलाइजन कंटेन अनदर स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजन। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स रखता है जिसको हम एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको पता है कि एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो कभी भी नॉर्थ पोल से नहीं मिलते। होता तो दोनों के लिए सेम अमीनो एसिड है, सेम वो होते, बट नहीं, उसमें एक में फर्टिलाइजन है, एक में एंटी फर्टिलाइजेशन है। और दोनों ही जैसे कि बिजली का एक आपका प्लस पोल होता है, एक निगेटिव पोल होता है, एक फेस होता है, एक अर्थ होता है, दोनों के जुड़ने से लाइट जलती है। बट दोनों को आपस में जोड़ने से क्या होगा? तब फॉल्ट हो जाएगा। या बल्ब आपने देखा है कि उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ले जाएंगे तो वो बल्ब जल जाएगा, मगर उन दोनों को आपस में कहीं मिला दिया जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। डेट यही कंडीशन इसी के अंदर है। फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों के पास अपना अपना होता है, दोनों ही अटैच कर लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं हाँ कि इससे अटैच होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, द फर्टिलाइजिंग टू एंटी फर्टिलाइजिंग इज कंबाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर। एक विशेष प्रकार के मैनर में ये जुड़ जाएंगे। द एग फर्टिलाइजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिएक्ट विद द स्पर्म एंटी फर्टिलाइजन। एग का फर्टिलाइजेशन जो दूसरे के फर्टिलाइजन है स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजन से क्या होगा? रिएक्ट करेगा। ऑफ सेम स्पीसीज, दिस इज द मेन थिंग दिस इज द मेन थिंग क्या कि मैं इसमें स्पीसीज सेम होगी। ये वाला जो फर्टिलाइजन है किसका है? ये इस वाले एग का। ये स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजन से एग करके, और ये जो चीज़ होगी वो सेम स्पीसीज की होगी। ये बात के लिए ध्यान रख लें।
ठीक है बेटा, आगे देखें। इन दिस केस अ केमिकल लैक इज फॉर्म बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंसेस। बेटा यहाँ थोड़ा सा गलत है। इन दिस केस, इस अवस्था में एक केमिकल लैक है। केमिकल लैक नहीं है, केमिकल बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनता है, या एक ब्रिज कह लो, ठीक। दैट इज नॉट ए लैक, दैट इज नॉट ए लैक, दैट इज रॉन्ग वर्ड। इन दिस केस ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंसेज। एक दो कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंसेज के बीच में एक बॉन्ड का, एक बंध का, केमिकल एक रासायनिक बंध का बन जाना, एक रासायनिक ब्रिज का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक एंटी फर्टिलाइजिन है, एक फर्टिलाइजेशन है, दोनों ही अलग अलग बट सेम स्पीसीज के हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। ये वर्ड यहाँ से हटा देंगे, बॉन्ड या फिर ब्रिज लिख देंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। इट हैज बीन सजेस्टेड, यह बताया गया, दैट द मेन फंक्शन ऑफ fertilizing anti-fertilizing is to thin out the number of sperm around in the egg, around the egg। मतलब यह बताया गया कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का मुख्य कार्य अंडे के आसपास शुक्राणुओं की संख्या को कम करना है। इस चीज़ को समझेंगे बेटा, दोबारा से समझा रहा हूँ। इट हैज़ बीन suggested that the main function of fertilizing anti-fertilizing is to thin out, इस वर्ड को, is to thin out the number of sperm around the egg। इस thin out का मतलब है बेटा, लिख लेंगे कम करना। thin out का मतलब क्या है, कम करना। अगर हम इस वर्ड को देखें, that is word thin out। अलग अलग लिखेंगे इनका कोई मतलब नहीं है, एक साथ लिख रहे हैं तो इनका मतलब है। थिन आउट का मतलब क्या हो गया, कम करना। तो क्या कम करना, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर और एंटीफाइगर का मुख्य कार्य अंडे के आसपास शुक्राणुओं की संख्या को कम करना है। क्या कम करना है, शुक्राणुओं की संख्या को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये हमारा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म या गैमीट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है एक्रोसोम रिएक्शन। बिफोर रीडिंग द एक्रोसोम रिएक्शन वी मस्ट नो अबाउट द एक्रोसोम। इसकी स्टडी करने से पहले या पढ़ने से पहले, जानने से पहले, बिफोर द नो अबाउट दिस, इसको जानने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम is a cap-like structure that is the sperm। Acrosome is a cap-like structure क्या है बेटा, एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर। और कमाल की बात है, ये कैप हैट लाइक नहीं है कि इस तरह की हैट लाइक होगी आपकी, ये हैट लाइक स्ट्रक्चर होगी। नो, दैट इज नॉट हैट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको हम, एक्रोसोम। यही सारा खेल करता है। अगर यही नहीं होगा तो ये एग की सेल वाल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये एग की सेल वाल को पेनिट्रेट कर दे। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी है क्या, रिएक्शन क्या है, इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म फर्स्ट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन पेनिट्रेट द फीमेल एग इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज इट। और क्या कहता है, इसी क्रम में वो एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, फिर उसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है। फर्स्ट पहले वो अटैच होगा, अटैच के बाद में उसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद में एग की सेल के साथ में फिर क्या करेगा, उसमें फर्टिलाइज कर जाएगा। एग की सेल को पेट करके अपना जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो एग के
साइटोप्लाज्म में जाकर उसके न्यूक्लियर मैटर के साथ में अपने आप को मिक्स कर देगा, फ्यूज कर देगा। ठीक, फ्यूजिंग टू द एग यूजली कोज लिटिल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर फ्यूजिंग होने के दौरान कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं। वेयर है जहाँ पर पेनिट्रेटिंग थ्रू द एग, जब पेनिट्रेटिंग का नंबर आता है, जब एग को पेनिट्रेट करता है स्पर्म, हार्ड सेल कैन पेनिट्रेट मोर ऑफ ए प्रॉब्लम टू द स्पर्म। ये जो उसको स्पर्म द्वारा एग को पेनिट्रेट करना है, उस दौरान ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है, और उसी जटिल समस्या को दूर करने के लिए एक्रोसोम रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए, स्पर्म सेल टू गो थ्रू अ प्रोसेस, इसी प्रोसेस के लिए प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया नोन एज द एक्रोसोम रिएक्शन, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। विच इज रिएक्शन डेट अकर इन द एक्रोसोम, ये जो रिएक्शन है जो एक्रोसोम में पाई जाती है, अकर इन द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के एक्रोसोम पाई जाती है, एज इट अप्रोचेस द एग, जो कि उसको क्या करती है, एग को अप्रोच करती है। द एक्रोसोम इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओवर द हेड ऑफ द स्पर्म। और ये कहाँ पर होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किसके ऊपर होती है, स्पर्म के ऊपर, हेड के ऊपर होती है। ठीक है, आगे देखते बेटा, इसका डायग्राम आ गया। ठीक है, ओवर हाफ ऑफ द स्पर्म्स हेड, आधे भाग में स्पर्म के हेड में ये होती है। ठीक, यहाँ देखें पिंक कलर से बना रखा है, ये एक एंजाइम है, कोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, और इधर ये बैंगनी कलर से, वॉयलेट कलर से एक एक्रोसोमल प्रोसेस दिखा रखी है, कैसे ये आगे बढ़ता है, और एक्टिन फिलामेंट दिखा रखा है आपको, इसकी टेल दिखा रखी है, हेड पोर्शन दिखा रखा है, और एक्रोसोम रिएक्शन कैसे होती है इस डायग्राम में समझा रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एज द स्पर्म अप्रोचेस द जोना पेलुसिडा ऑफ द एग विच इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएटिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। स्पर्म के अगर हम देखा जाए, स्पर्म के अनुसार जो जोना पेलुसिडा ऑफ द एग है, एग के ऊपर एक लेयर, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में oogenesis में स्पर्मेटोजेनी, एग के ऊपर एक लेयर होती है जो कि सेकेंडरी ओसाइट के बाद में एक रेड कलर से मैंने आपको दिखाई थी, जोना पेलुसिडा नाम की। ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएटिंग द एक्रोसोम रिएक्शन, जो कि क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है एक्रोसोम रिएक्शन को शुरू करने के लिए। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्रोसोम, जो मेम्ब्रेन एक्रोसोम के चारों तरफ होती है, फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओसाइट, और वो किसके साथ फ्यूज कर जाती है, ओसाइट के साथ। यदि वो ओसाइट को साथ फ्यूज नहीं करेगी तो ओसाइट ब्रेक कैसे होगी, ओसाइट ब्रेक नहीं होगी तो एग का स्पर्म का जो आपका न्यूक्लिक मटेरियल है वो आगे जाके एग के स्पर्म से प्लाज्मा से जाके मिलेगा कैसे। ठीक है ना, तो दैट इज द एसेंशियल प्रोसेस। ठीक, membrane to oocyte exposing the content of the acrosome, जो क्या कर देता है, इसके होने के बाद में जो एक्रोसोम का कंटेक्ट या सामग्री होती है, कंटेक्ट जो होता है वो क्या करता है, साइट के सामने एक्सपोज बिल्कुल खुल जाता है, दिख जाता है साफ साफ कि ये चीज़ वो साइट के सामने आ गई है। द कंटेंट इंक्लूड सरफेस एंटीजन, और उस जो कंटेंट है उसमें क्या होता है, सरफेस एंटीजन, उसकी सरफेस पे क्या होता है, इंक्लूड सरफेस एंटीजन एंड न्यूमरस एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग थ्रू द एग्स। और ये किस लिए होते हैं, न्यूमरस एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द ब्रेकिंग द थ्रू द एग, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, उसकी एग को बाल को पेनिट्रेट करने के लिए, थ्रू कोटिंग एंड अलाउइंग फर्टिलाइजेशन टू अकर, और ये कोटिंग को ब्रेक कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखो इस डायग्राम में बेटा दिखा रखा है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। पहले ये साइड में सेल्स है, ये स्पर्म आया हमारा, स्पर्म आने के बाद ये किससे अटैच हो गया, यहाँ पर
ये वॉल से अटैच हो गया। वॉल से अटैच होने के बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुई इसकी, नेक्स्ट प्रोसेस में ये देखता है कि ये इस बॉल को, जो उस साइड की बॉल है, इसको इनने जो ना पहले सोचा की बॉल हो अंदर घुस गया, पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, जब इसको इसने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया तो इसमें आप देखोगे कि ये अब इस बॉल को पूरी तरह से पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया। ठीक है, अब इसका कंटेंट क्या है, सामने आ गया। ठीक, जब सामने आ गया तो अब क्या होगा कि ये इसके साथ पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगा। ये अंदर आ गया, अब ये यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में यहाँ आ गया इससे, और ये मिक्स कर जाएगा। ठीक, इसका बाकी पोर्शन जो है बेटा वो सब क्या हो गया, बाहर ही रह गया। डेट्स क्लियर। कैसे कैसे हमारी प्रोसीजर एक एक करके ये आगे बढ़ी, आप देख रहे हैं ना। नाउ डेट इज फ्यूज विद, डेट्स क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऊपर बेटा छोटा सा एक टॉपिक दे रखा है, क्यूमुलस सेल्स। इसके बारे में बता देते हैं, बाकी प्रोसेस कल समझाएंगे। दीज आर एम्बेडेड इन ए जेल लाइक सब्सटेंस, दी आर एम्बेडेड, यहाँ पर क्या होता है, एक गाढ़ा दिव्य जेल लाइक द्रव्य यहाँ पर बड़ा होता है, इसमें होता है। ठीक है, सब्सटेंस मेड, समटाइम्स मेड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो कि क्या है, हाइलुरोनिक एसिड रखता है या बनाता है। एंड डेवलप इन ओवरी, जो ओवरी में डेवलप होता है। एंड सपोर्ट एग एज इट ग्रोथ, और एग को सपोर्ट करता है इसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो क्यूमुलस सेल के बारे में बता दिया बेटा, इसकी प्रोसेस हम कल समझाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक्स बेटा।